लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स के बारे में और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के दो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट दो ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बॉडी में सेल जैसा होता है। जैसे बायोलॉजी में हम बॉडी की स्टडी करते हैं और सेल की भी स्टडी करते हैं, वैसे ही सिमिलरली इकोनॉमिक्स में जब इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की जाती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अब इंडिविजुअल लेवल यानी क्या? इंडिविजुअल में कोई पर्सन आ सकता है, तो मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ, मैं मेरा प्रोडक्शन का डिसीजन और कंजम्पशन का डिसीजन कैसे ले रहा हूँ। या फिर हम इंडिविजुअल्स में हाउस होल्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाउस होल्ड यानी क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन लिविंग अंडर सेम रूफ, जो एक छत के नीचे रह रहे हैं ऐसे लोगों का ग्रुप, उनको हाउस होल्ड बोला जाता है। अब अगर इन हाउस होल्ड्स के लिए हुए डिसीजंस की स्टडी कर रहे हैं तो वो भी इंडिविजुअल ही माना जाता है इकोनॉमिक्स के सेंस में, और वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है फर्म्स। फर्म्स यानी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, तो कोई कंपनी अगर डिसीजन ले रही या कोई पार्टनरशिप फर्म डिसीजन ले रही तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो ये होते हैं इंडिविजुअल्स। और भी चीज़ें इंडिविजुअल में कंसीडर की जाती है, जैसे अगर हम सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल सर्विसेज की स्टडी करें कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, प्राइस के हिसाब से उसकी डिमांड कैसे अफेक्ट हो रही है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। और लास्ट में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम अगर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल IT इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री यानी क्या? ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो ये एक फर्म 1 हो गई, फर्म 2 हो गई और फर्म 3 हो गई। अगर इनका प्रोडक्ट फिनिश गुड्स या उनकी प्रोडक्शन टेक्निक अगर एकदम सिमिलर है तो इनको इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे हमारे पास IT इंडस्ट्री रहती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री है। अब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सो पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स टेक देयर डिसीजन रिगार्डिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन इंडिविजुअल्स कैसे लेते हैं, उनकी स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बेसिकली अगर हम पर्सन के बारे में, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री या स्पेसिफिक गुड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा। अब ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे अपन ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में थेरीज होती है और मॉडल्स होते हैं, वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही मॉडल्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या मॉडल्स, किस किस चीज़ के रिगार्डिंग अपने को मॉडल्स देखने को मिलेंगे, ये अब देखते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डिमांड और प्रोडक्ट का सप्लाई प्राइस के हिसाब से कैसे अफेक्ट होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग यानी क्या? जो भी प्रोडक्शन के लिए अपने को नेसेसरी होता है उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली जो अपने को गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में मदद करती है। अब ये जो 4 चीज़ें हैं जो मदद करेंगी, उनके बदले उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, और इसी पेमेंट को फैक्टर पेमेंट बोला जाता है। जैसे हमने किसी की लैंड उधार में ली है या लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम रेंट देंगे। अगर हम लेबर की सर्विस यूज़ करें तो उसको वेजेस देंगे, एंटरप्रेन्योर की सर्विस यूज़ करें तो उसको प्रॉफिट देंगे, और कैपिटल यूज़ करें तो उसको इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर प्लेस के हिसाब से या कंडीशंस के हिसाब से हम जो कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज होते जाता है, और इसी के हिसाब से उनका जो फैक्टर पेमेंट होता है वो भी चेंज होते जाता है। तो वो कैसे चेंज होगा, कौन ज़्यादा अर्न करेगा, कौन कम अर्न करेगा, ये सारी चीज़ें फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी में आती है। इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये इस थ्योरी में या इस मॉडल में अपने को देखने को मिलेगा। इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन की थ्योरी में कि प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी, प्रोडक्शन का आउटपुट कितना रखना चाहिए जिससे सबसे इफ़िशियंट प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सिमिलरली होता है इफ़िशियंट कंजम्पशन कैसे करना चाहिए जिससे कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो, ये सारी चीज़ें इस थेरीज में, इन मॉडल्स में आती है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से बहुत रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है,
ठीक है, क्योंकि ये जो सारी थेरीज है, ये डिमांड एंड सप्लाई की थेरी, फैक्टर प्राइसिंग की थेरी, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज़ करने वाले हैं और हमारे जो बिजनेस के डे टू डे प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी क्या, अभी हमने जो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की, जो इंडिविजुअल डिसीजंस है, बट इकोनॉमी में, कौन सी भी इकोनॉमी में एक पर्सन नहीं होता, हज़ारों लोग होते, एक इंडस्ट्री नहीं होती, हज़ारों इंडस्ट्रीज होती है, एक हाउस होल्ड नहीं होता, कई सारे हाउस होल्ड्स होते हैं, और सिमिलरली फॉर्म्स भी कई सारी होती है। तो क्या होता है ना, सभी लोग अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, बट ये इंडिविजुअल डिसीजन के कारण एक कलेक्टिव डायरेक्शन इकोनॉमी को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा सेविंग का इंडिविजुअल डिसीजन लिया, वैसे 140 करोड़ लोग ने हमारे देश में सेविंग का इंडिविजुअल डिसीजन लिया उनका, बट उनके बेसिस पे हमारे कंट्री की एक सेविंग की लेवल बन गई कि हमारे कंट्री में कितना सेविंग हुआ। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का भी केस वैसे होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे क्या चीज़ें बदल रही है और क्या चीज़ें हो रही है, इन सब की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ओवरऑल। जो ओवरऑल लेवल पे हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे हो रहा है, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना इन एन इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमारे कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, ये ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है क्या, ग्रोथ के लिए हम कौन सी कॉस्ट पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इंडिया लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे या किसी भी इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ते हैं, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो सारा पार्ट हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं वो देख लेंगे एक बार। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले पॉवर्टी की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इंटरेस्ट रेट्स कैसे चेंज होते हैं, हमारे लोन लेने के जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो बेसिकली आरबीआई से कंट्रोल्ड होते हैं, तो आरबीआई उन रेट्स को कैसे कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट्स में आएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इनको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन सारी चीज़ों के। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंपोर्ट बढ़ा तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करेंगी, तो ये सारी चीज़ें मैक्रो में आती है। फिर नेक्स्ट आएगा करेंसी रेट्स, जो करेंसी एक्सचेंज रेट की बात मैंने अभी अभी की। टोटल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात की, और लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो लिस्ट है वो इंक्लूसिव लिस्ट है, मतलब इनके लिस्ट में, ये जो पूरी लिस्ट नहीं है, इस लिस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनती है। तो आगे बढ़ते, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे मदद करता है ये हम देख चुके हैं, वापस एक बार रिवाइज करेंगे कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारे पास डेटा चाहिए, बेसिकली जो डेटा चाहिए, जो बैकिंग अप चाहिए कि जिस बेसिस पे हम डिसीजन ले पाए, तो ये डेटा हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस में नई फैक्ट्री ओपन करूँगा कि नहीं करूँगा, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मेरे इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है। तो मान लो मेरे इकोनॉमी की ग्रोथ लेवल 2% या 3% चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर मेरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 12% चल रही है, 15% चल रही है, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नई फैक्ट्री डालता हूँ और नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्योंकि मेरी इकोनॉमी ओवरऑल लेवल पे ग्रो हो रही है। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए जो डेटा का रिक्वायरमेंट हमें होता है, वो डेटा का रिक्वायरमेंट हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो या मैक्रो। तो माइक्रो ज़रूरी है मोर रैदर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ अपना इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस। तो हम ऊपर फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट में लास्ट लेक्चर में अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा था, और अभी लेक्चर में अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे ये दूसरे इकोनॉमीज से या दूसरे सब्जेक्ट से कैसे ये अलग है, ये सारी चीज़ें हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन। हाँ, सबसे पहले
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला जो नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो ये क्या है, ये एक साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस। अब साइंस यानी क्या, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली अगर हम स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक यानी क्या, सिस्टमेटिक यानी लॉजिक के साथ, ठीक है, रैशनैलिटी के साथ, किसी भी चीज़ को अगर हम लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके अगर स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को साइंस बोला जाता है, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेम चीज़ होती है। हमारे पास जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम रैशनली एनालाइज करते हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जो पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस है वो यूज़ करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा कभी कभी पॉसिबल हो सके तो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस बोला गया, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर और ह्यूमंस विच इन्वॉल्व्स फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, इस चीज़ के होने से दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ रहा है, तो इसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और साइंस में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी में हम क्या स्टडी करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, तो नीचे गिरने का उसका कारण क्या था, तो नीचे गिरना इफेक्ट था, उसका कॉज था ग्रेविटी, तो ये हो गई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूजिंग सर्टन टूल्स सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो यहाँ पे भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी अपन क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं, बट कौन से बेसिस पे, इन टूल्स को यूज़ करके, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, इन टूल्स को यूज़ करके अपन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से मेरा जो प्रॉफिट है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका कारण निकालूंगा कि क्यों मेरा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। क्या कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं, क्या कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, क्या मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो रहा है, तो ये सारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम निकालेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग। अब ये जब हम निकालते हैं तो उसके लिए अपन को मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना पड़ता है, और एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स यानी जो इकोनॉमिक थेरीज है उनको प्रूव करना, उनको टेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की मदद से अगर कोई इकोनॉमिक मॉडल को हम टेस्ट कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। इन शॉर्ट वी हैव लॉजिकल बैकिंग फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये जो साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं, इसके कारण क्या है साइंटिफिक स्टडी करने का, क्यों हम हाइपोथेटिकली चीज़ें अज्यूम करते कि ऐसा हुआ होगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिकल बैकिंग चाहिए, एक बैकअप चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सोच गलत नहीं है, इसके लिए कुछ बैकअप चाहिए, उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए। तो ये प्रूफ अपने को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करके अच्छे से मिल जाते हैं, और साइंस में प्रूफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और सिमिलर प्रूफ्स अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मैक्रो चाहिए था, ठीक है। हाँ, सेकंड और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट है बुक में, 2 पॉइंट है इसके, जो मैंने दोनों को मर्ज किया, ठीक है। तो क्या है समझते, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, बट उसके पहले टाइटल को समझते हैं कि क्या है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है, मोस्टली बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेस्ड होने के बावजूद भी कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो हमने कौन से ब्रांच से लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच से लिए हैं। आगे बढ़ते। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, और कभी कभी इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस ओपन करते हैं, तो वो बिजनेस वैक्यूम में नहीं चला सकते, मतलब हम जो भी इकोनॉमी में हो रहा है उसको हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, तो हम और इकोनॉमी एकदम डिटैच रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमारी लिए हुए डिसीजंस कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे इकोनॉमिक्स को हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। इसी वजह से हमारे बिजनेस के बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमें स्टडी करनी पड़ती है, और वो बाहर की चीज़ें
जो बिजनेस को अफेक्ट करती है उनको ही बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी अपना बिजनेस है। सबसे पहले बिजनेस को क्या अफेक्ट करेगा? सबसे पहले अफेक्ट करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर पॉसिबल हुआ तो अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम कोई प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हो और उस प्रोडक्शन टेक्निक पे गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटली हार्मफुल होने की वजह से बैन लगा दिया, तो तुम्हें पूरी की पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी फैक्ट्री को चेंज करना पड़ सकता है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन जाता है, तो जो तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं टैक्सेशन के रिगार्डिंग, वो भी तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि पहले तुम्हारे प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता था, अभी 18% जीएसटी लग रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी हिल जाएंगी और जिसकी वजह से तुम्हारा जो सेल्स लेवल है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। आगे बढ़ते, सोसाइटी। तुम जो प्रोडक्ट बनाते हो वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सोसाइटी के प्रेफरेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो मान लो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं, तो तुम्हारा प्रोडक्ट अगर नॉन वेज है, कोई प्रोडक्ट है जो नॉन वेजिटेरियन है या उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है जो नॉन वेज है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट का जो कस्टमर बेस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में कैसे वेजिटेरियन। तो सोसाइटी के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, वो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये चीज़ें होती है जहाँ से हम बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोन लेते हैं या फिर शेयर्स को बेच के हम कैपिटल ये कर सकते हैं, आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं या एफपीओ लॉन्च कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट से अगर हमें कैपिटल ज़्यादा मिल गया तो हम बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बट हमें कैपिटल नहीं मिला तो हम बिज़नेस में क्या हो सकते हैं कि हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकती। बहुत बार हमारा बिज़नेस ऐसे लेवल पे आ जाता है जहाँ पे हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो लोन से आए या चाहे वो शेयर्स बेच के आए, हमें कोई भी चलता है। बट इस केस में अगर हमें फाइनेंशियल मार्केट से कैपिटल नहीं मिली तो बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, कभी कभी हम बैंकरप्सी भी फेस कर सकते हैं। इसी वजह से कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेसेस के लिए। ये भी बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें ये मदद मिलती है कि कुछ रॉ मटेरियल्स है जो हमें बिजनेस के लिए लगते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट से अपने को रिसीव होते हैं। या फिर हमारे कभी कभी प्रोडक्शन टेक्निक क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्निक है वो बैन हो सकता है, या कभी कभी नेचुरल एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपने को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल ईजिली या अबंडेंट लेवल पे मिल सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत घट सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, इसीलिए नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं। हाँ, और जहाँ पे बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होता है। कमोडिटी मार्केट, कोई सी भी मार्केट की बात करें तो वहाँ पे दो साइड्स होती है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, और ये जब एक साथ आती है तो ही मार्केट बनती है। तो तुम्हारे मार्केट की डिमांड साइड क्या चल रही है, तुम्हारे मार्केट का सप्लाई साइड क्या चल रहा है। डिमांड अगर ज़्यादा चल रहा है तो तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाओगे, सप्लाई अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो तुम कम प्रोडक्ट्स बेच पाओगे। तो तुम कितने प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो या तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें कमोडिटी मार्केट पर डिपेंड करती है। ये कमोडिटी मार्केट भी दो टाइप की होती है, एक तो डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन। अगर तुम जिस कंट्री में तुम्हारा कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट है उसी कंट्री में अगर तुम बेच रहे हो तो वो जो जिस मार्केट में बेच रहे हो उसको डोमेस्टिक मार्केट बोला जाएगा। बट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही अफेक्ट नहीं करती, फॉरेन मार्केट भी अफेक्ट करती। मान लो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में 100 रुपये में चल रहा है, बट अचानक से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से फॉरेन मार्केट में वो प्रोडक्ट 50 रुपये का हो जाएगा। तो तुम्हारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ऑब्वियसली उस फॉरेन मार्केट की प्राइस को चेस करेगी, वो दोनों की प्राइस सिमिलरिटी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी डोमेस्टिक मार्केट की प्राइसेस भी 50 के आसपास आ जाएंगी। तो फॉरेन मार्केट और जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, और फॉरेन मार्केट में होने वाले चेंजेस तुम्हारे डोमेस्टिक मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी हाँ
तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है। ये जो लिस्ट है वो वापस से इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें एडिशन हो सकती है, जैसे तुम टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ऐड कर सकते हो, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा कहलाएगा। बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट भूलना नहीं है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, और कुछ कंपोनेंट्स मैक्रो के यूज़ करते हैं, ये अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आगे, so the study of business economics, to study business economics we have to have good understanding of these elements। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो अपने को ये एलिमेंट के बारे में, हर एक एलिमेंट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर चेंजेस होते हैं तो मेरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट होगा। हाँ, अगर सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो मेरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट होगा। तो ये अगर जब तक हम नहीं जानते तब तक हम क्या कर सकते, बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्टडी के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सच डेटा इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट ये जो एलिमेंट्स है जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, उसका जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, उसका डेटा हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगा। थोड़ा एग्जांपल देख लेंगे अपन। हाँ, तो मान लेते कि जो तुम्हारी सोसाइटी है, मार्केट है, तो मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये कैसे मिलेगा तुम्हें। मार्केट में टोटल सभी मार्केट्स में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या कितना प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है, ये डेटा तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो। यहाँ पे नेशनल इनकम जैसी जो चीज़ें हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे चीज़ों को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सोसाइटी का कितना कैपेसिटी है चीज़ों को कंज्यूम करने का, तो ये तुम्हें पर कैपिटा इनकम से पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस किए हैं, ये तुम्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज से पता चल जाएगा, जो कि मैक्रो का हिस्सा है। ठीक है, टोटल हमने कितना प्रोडक्शन किया है, या हमारी इकोनॉमी कितना आगे बढ़ रही है, या हमारे मार्केट्स कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हें नेशनल इनकम से मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारा डेटा होता है जो अपने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलता है। सच डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ। अब कौन सा डेटा है कि जनरल प्राइस लेवल्स इन द मार्केट, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रही है, एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, कि अगर हम हमारा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं फॉरेन मार्केट में, तो उसके लिए हमें जो रुपीज़ है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा दूसरे किसी करेंसी में, मान लेते हैं डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा या पाउंड्स में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, ये अपने को स्टडी करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही है, अगर लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, हाँ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, या इनकम जीएसटी कितना लग रहा है, अगर हम XYZ अमाउंट अर्न करते हैं तो हमें इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डेटा कौन प्रोवाइड करता है, अगर इसका MCQ आ गया तो तुम क्या टिक करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इंडिविजुअल डिसीजंस एंड बिजनेस आर आल्सो इंडिविजुअल्स, हेंस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स थेरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर यूज्ड हेवीली। इसका मतलब क्या है कि देखो, तुमने बोला था फॉर्म्स भी इंडिविजुअल में गिनी जाती है, और इंडिविजुअल की जो स्टडी होती है, इंडिविजुअल के जो डिसीजंस होते हैं, उसके लिए हमें मॉडल्स, उसके लिए फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो थेरीज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फ्रेमवर्क है, वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ने जनरेट किया हुआ डेटा यूज़ कर रहे हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थेरीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही थेरी जो ऊपर लिखी थी वो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो फ्रेमवर्क मॉडल है वो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ,
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ये चार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है और ये चार्ट को याद रखना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन देखते हैं। प्रोवाइड्स थेरोटिक फ्रेमवर्क या प्रोवाइड्स थेरोटिकल फ्रेमवर्क। थेरोटिकल जो फ्रेमवर्क है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होता है वो अपने को कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे, मोर क्लोज टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू हुम, एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट एनवायरमेंट दैट इज डेटा। अब जो एनवायरनमेंट का बिजनेस एनवायरनमेंट अपन ने अभी पढ़ा, उसका जो डेटा है, उसका जो नॉलेज है, वो अपने को कौन प्रोवाइड करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो सर्टेन एलिमेंट्स की बात हमने टाइटल में की थी ना, कि यहाँ पे टाइटल है हमारा, हाँ, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो कौन से एलिमेंट्स है, वो डेटा के एलिमेंट्स है, वो कुछ नॉलेज के एलिमेंट्स है। और यहाँ पे लेस क्लोज टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज़ तो करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, बट वो इतना क्लोज नहीं है जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लोज है, जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। तो ये एमसीक्यू प्रोन एरिया है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं। हाँ, आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे तो हम जो भी सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लगते हैं 100-200 एमसीक्यू जो भी सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, और जितने यूनिट्स के बेसिस पे, तो यूनिट बड़ा होगा तो ज़्यादा एमसीक्यू होंगे, यूनिट कम होगा तो कम एमसीक्यू होंगे, बट जितने भी एमसीक्यू मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो चैप्टर या सॉरी वो यूनिट ख़त्म होने के बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है और करेक्ट ऑप्शन क्यों आया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप उसको लिख के रख सकते हैं या कई टिक मार्क करके रख सकते हैं। उस एमसीक्यूज़ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मॉडल के एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आरटीपी में अगर आया है या एमटीपी में, सॉरी आरटीपी तो नहीं, एमटीपी में अगर आया है तो वो भी हम कवर करेंगे, या फिर किसी इंपॉर्टेंट बुक का अगर कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो वो भी मैं उस लिस्ट में ऐड कर दूंगा जो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब हम थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे तब हम एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट चीज़ लिखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। अभी तो कहा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, अभी कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है। तो पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है। नो मैटर हाउ मच डेटा अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यू हैव एंड हाउ गुड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स यू हैव, वन थिंग दैट मैटर्स इज स्किलफुल एग्जीक्यूशन। तो तुम्हारे पास कितना भी अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज है, तुमने बहुत सारी पूरा सीए पढ़ लिया, तुम्हें सब कुछ नॉलेज है सीए के बारे में, तुम पूरे सेक्शंस को बता सकते हो, लॉ के टैक्सेशन के पूरे सेक्शंस को बता सकते हो, तुम्हें फाइनेंस के सभी चीज़ें, फाइनेंस के सभी मॉडल्स आते हैं, बट अगर उस चीज़ को तुम रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो तुम क्या कहलाओगे, तुम फेल्योर कहलाओगे। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम्हें पता है उस चीज़ का। इसी वजह से सबको पता होने के बावजूद सबको एग्जीक्यूशन करना नहीं आता। वो एग्जीक्यूशन करने के लिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, इसीलिए वो एग्जीक्यूशन की जो स्किल है वो तुम्हें कोई बुक पढ़ा नहीं सकता। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट बोला गया है। आर्ट किसकी वजह से, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से, ठीक है। द स्किलफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कैनॉट बी टॉट एंड हेंस इट इज़ एन आर्ट। तो उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाया नहीं जा सकता, उसे जो समझा जा सकता है एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी को ऑब्जर्वेशन करने के थ्रू, तो उस चीज़ को आर्ट बोला जाता है। हेंस एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी टॉट, देयरफॉर इट इज अलॉन्ग विद साइंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। साइंस के साथ क्या है, ये आर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। हम नेचर पढ़ रहे हैं और नेचर में हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल। सर ये तो हमें पता ही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसी वजह से कौन से अप्रोच में आएगा, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच में आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के अप्रोच होते हैं, कौन कौन से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच यानी किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड करके अगर हम देख रहे हैं कि हमें 10 एलिमेंट्स एक साथ दिए तो हमें सर समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, 8 एलिमेंट्स को साइड में रखते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो हमने क्या किया, चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया। बट ऐसी सिंप्लीफाइड चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, रियल लाइफ में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती इतनी सिंप्लीफाइड। तो ऐसी चीज़ें जो हमने सिंप्लीफाइड करके देखी उनको बोला जाता है थ्योरेटिकल अप्रोच। It takes a lot of assumptions to understand certain concept। सबसे बड़ा assumption तो इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं कि other thing being equal, ceteris paribus, ठीक है। हाँ, तो
अजम्पशन हम क्या लेते हैं, सिट्रस पेरिबस, यानी अदर थिंग बीइंग इक्वल। नेक्स्ट अजम्पशन हम लेते हैं जो कि बहुत ही इलॉजिकल है कि वी ऑलवेज टेक रैशनल डिसीजंस, कि हम हमेशा रैशनल डिसीजन लेते हैं, कोई इमोशंस हमारे बीच में नहीं आते, हम एकदम लॉजिकली सोचते हैं और हर बार डिसीजन लेते हैं। बट ऐसा होता है क्या, कोई भी चीज़ जब हम खरीदने जाते हैं क्या हम लॉजिकली डिसीजन लेते हैं? नहीं, बहुत बार हमारी इमोशंस बीच में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली पहले कि हम एक साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके देखेंगे और उनको समझेंगे, और वो अप्रोच को बोला जाता है थ्योरेटिकल अप्रोच। इन इकोनॉमिक्स अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी इज मेड। ठीक है, अजम्पशंस का एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे। इट लीड्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज। ठीक है, कुछ ना पता होने से या कुछ भी ना समझने से अच्छा है कि हम पहले चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके सभी चीज़ों को समझें और फिर उनको कंबाइन करें। तो हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों के मॉडल्स मिलते हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड मिलता है, लॉ ऑफ सप्लाई मिलता है। लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई में क्या करते हैं, हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को देखते हैं। तो हमने चीज़ों को एजम्पशन, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके उसके बेसिस पे रूल्स एंड लॉज बनाते हैं या मॉडल्स बनाते हैं। हाउ डिमांड एंड प्राइजेस अफेक्ट ईच अदर। तो ये एग्जाम्पल है कि सिंप्लीफाइड चीज़ों को कैसे देखने का। नेक्स्ट होता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब थ्योरेटिकल अप्रोच हाँ ठीक है, काम में आता है, बट किसके लिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच को समझने के लिए। प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, जो चीज़ रियल लाइफ में यूज़ होती है, उनको प्रैग्मेटिक अप्रोच बोला जाता है। इट टेक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग बिजनेस प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग थेरीज। किसको यूज़ करके, जो थ्योरेटिकल अप्रोच में हम थेरीज और मॉडल्स बनाए हैं उसको यूज़ करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करते हैं तो उस अप्रोच को बोला जाता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। बिजनेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, इसके लिए काय के लिए यूज़ होता है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं, और थेरीज को बनाने के लिए, मॉडल्स को बनाने के लिए थ्योरेटिकल अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। ये मेरा कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं रियल लाइफ में फेस करता हूँ। तो इन प्रॉब्लम्स को कहाँ पे आ जाएगा, प्रैग्मेटिक अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अपन रुकते हैं इस लेक्चर में, बाकी की जो नेचर की चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।